नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2025 कुछ ही घंटे बाकी है। 2025 दस्तक दे रहा है और इस बीच दिल्ली के सियासी गलियारों में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह खबर वायरल हो रही है कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से हटाए जाएंगे। इनका विकल्प कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी या मध्यावधि चुनाव होगा, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दावा कर रहे हैं कि 2025 में 29 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठेंगे। सत्ता पक्ष से इनके दिन पूरे हो चुके हैं। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से और अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटाने वाले हैं। साथियों, विश्लेषण से पहले नए दर्शकों से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। सोशल मीडिया में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 29 मार्च तक सत्ता में नहीं रहेंगे। और यह खबर वायरल करने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं जो कि मोदी विरोधी हैं। याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी में संघ समर्थक बहुत से सांसद और नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं और वह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी का कोई और शख्स आकर के कुर्सी संभाले, नया प्रधानमंत्री कोई और आकर के बने। क्योंकि नरेंद्र मोदी और शाह ने अपनी इज्जत आबरू इतना तार तार कर दिया है कि अब इन्हें सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता जो कई बार सांसद, मंत्री और बड़े पदों पर रह चुके हैं, आपने सुना होगा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का नाम। स्वामी एक ऐसे नेता हैं जो उल्टी धारा में चलते हैं। जिस तरह से मछली उल्टी धारा में चलती है, उसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी आज से नहीं, 50 साल से जब जब कोई सत्ता बनी है तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त किए। लेकिन इस बार आरएसएस को नाराज करने की वजह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने भी भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। पर्दे के पीछे से हमेशा मोदी और शाह की जड़ें खोदने का काम करते हैं। वे सब एकजुट हो गए हैं, एक मंच पर आ गए हैं और आपको बता दें कि मोदी को हटाने का प्लान तैयार हो गया है। इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है और क्रियान्वित किया जाएगा मार्च 2025 में, यानी 3 महीने में नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। अभी हम पूरा खुलासा नहीं करेंगे कि इसे बनाने में, रणनीति बनाने में या यूं कहें कि षड्यंत्र रचने में कौन कौन नेता शामिल हैं। अगर ऐसा अभी बता दिया जाएगा तो उन नेताओं की खैर नहीं होगी और
मोदी और शाह उन नेताओं को पार्टी से निकाल बाहर कर सकते हैं। इसलिए अपनी रणनीति के तहत हम नहीं बता सकते हैं अभी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। आपने देखा होगा कि अभी थोड़े समय पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था, खास करके भगवा गैंग में। भगवा गैंग का मतलब कट्टरपंथी हिंदू, संत महंत से लेकर के शंकराचार्य तक पूरा भगवा टीम आरएसएस प्रमुख के खिलाफ बयान जारी करने लगी और उस बयानबाजी में संघ प्रमुख की लानत मलानत की गई। कई चैनलों पर तो देखा गया कि उन्हें गालियां देते हुए भी लोग नजर आए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या शिवालय तलाशने का काम बंद कर देना चाहिए। अयोध्या का मामला था, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, अब वहां राम मंदिर बन गया है। अब काशी में, मथुरा में, संभल में, अजमेर में कहीं भी मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करना गलत है, अनैतिक है। उनका भी धर्म एक धर्म है और हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और किसी भी धर्म के लोगों के पुरावशेषों, पूजा स्थलों को नष्ट करने की इजाजत इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्म और नैतिकता कतई नहीं देते हैं। संघ प्रमुख के और हर कट्टरपंथी आजकल नेता, बड़ा नेता, हिंदू नेता बनने के लिए मस्जिद के नीचे शिवालय की तलाश, शिवलिंग की तलाश कर रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया और पूरा भगवा टीम आरएसएस प्रमुख के खिलाफ हो गई और माना जा रहा था कि मोदी और शाह के इशारे पर पूरा भगवा टीम संत महंत से लेकर के कट्टर हिंदू तक एकजुट हो गए और मोदी और संघ प्रमुख को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, उनके खिलाफ हेट स्पीच जारी करने लगे। उस समय माना गया था कि संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी और शाह के बीच एक दुश्मनी का भाव पैदा हो गया है और यह भाव अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान से ही पैदा हो गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहा था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी है और वह सक्षम है जीत हासिल करने के लिए लोकसभा चुनाव में। अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, स्वयंसेवकों, प्रचारकों की जरूरत नहीं है कि वो हमारा प्रचार करें, तभी हम जीतेंगे। उसके बाद मोदी और शाह और भागवत के बीच एक अघोषित युद्ध छिड़ गया था, जो कि कुछ समय बाद यानी चुनाव होने, चुनाव परिणाम आने और शपथ ग्रहण करने के बाद संघ प्रमुख ने मुंह खोला और कहा कि अहंकार और तानाशाह होना जरूरी नहीं है। विपक्ष को भला बुरा कहना या विपक्ष को खत्म करने की नियत रखना सर्वथा गलत है। विपक्ष प्रतिपक्ष होता है और संविधान उस विपक्ष को बनाने के लिए, विपक्ष के लिए संविधानिक में व्यवस्था है। उसके बाद से माना जा रहा था कि मोदी, शाह और संघ प्रमुख के बीच अघोषित युद्ध सा छिड़ गया है। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के दौरान संघ ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और उसके स्वयंसेवक और प्रचारक दोनों राज्यों में जी तोड़ प्रयास किए और पार्टी को भारी जीत दिलाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के बीच का जो दुश्मनी का भाव है वह कम नहीं हुआ और जब थोड़े दिनों पहले
भागवत का बयान आता है मस्जिद को लेकर के, उसके बाद फिर से घमासान छिड़ गया था। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ कहा है, हमें लगता है कि आरएसएस भी उसमें शामिल है। जो रणनीति सुब्रमण्यम स्वामी और उनकी टीम ने बनाया है मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, उसमें आरएसएस का हाथ भी देखा जा रहा है। और उनसे सवाल भी किया गया कि क्या इस रणनीति में, इस रिजोल्यूशन में, रेजोल्यूशन का मतलब प्रण करना, प्रतिज्ञा करना कि मोदी को सत्ता से हटाएंगे, तो यह प्रण और प्रतिज्ञा सुब्रमण्यम स्वामी की टीम ने कर लिया है और रणनीति बना लिया है। अब उसे अंजाम देना बाकी रह गया है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में जिस तरह से भारी बहुमत से जीत करके आए, उनका अहंकार 7वें आसमान पर चला गया था। विपक्ष तो नाराज हुआ ही, इंडिया गठबंधन तो नाराज हुआ ही, इस देश की 140 करोड़ जनता तो नाराज हुई ही। उनकी ही पार्टी में मोदी को लेकर, शाह को लेकर के फूट पड़ गई और कई धड़े पार्टी में तैयार हो गए। और वही धड़े जो मोदी के खिलाफ हैं, एकजुट हो करके आरएसएस को साथ में ले करके अगर कोई प्लान, मास्टर प्लान तैयार किए हैं मोदी को हटाने के लिए और संघ का समर्थन उसमें दिखाई दे रहा है, तो हमें लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ गलत नहीं कहा है। क्योंकि इस देश की जनता, विपक्ष, सब, हर कोई त्रस्त है नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी के भाषण से। जब वह भाषण देते हैं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मुसलमानों के खिलाफ कि ये घुसपैठिए हैं, ये आतंकवादी हैं, ये अर्बन नक्सल हैं, ये अधिक बच्चे पैदा करने वाले हैं और कांग्रेस मंगलसूत्र इन्हें सौंप देगी, हिंदू महिलाओं से लेकर मुस्लिम महिलाओं को मंगल, ऐसे तमाम बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान और अब तक दिया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस तरह की हेट स्पीच इनके पहले के 14 प्रधानमंत्रियों ने कतई नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। और अगर दिए होते तो हमें लगता है कि उस समय उनका भारी विरोध होता। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, कोई भी विरोध के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। इस देश की सिविल सोसाइटीज भी, इस देश के बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार भी इसके खिलाफ जिस तरह से आवाज उठाई जानी चाहिए, जितना जोरदार ढंग से आवाज उठाई जानी चाहिए, आवाज नहीं उठ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तो तार तार कर ही चुके हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में भी संकेत दे चुके हैं। और यह संकेत उन्होंने नए संसद भवन में उस समय दिया जब दक्षिण भारत के तमिलनाडु से सेंगोल को मंगाया गया और सेंगोल को महिमा मंडित करते हुए सेंगोल को हाथ में पकड़ करके नरेंद्र मोदी ने पूरे संसद भवन में परिक्रमा किया और एक जगह सेंगोल को स्थापित करके उसके सामने साष्टांग पड़ गए। आपको पता ही होगा कि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। जब एक राजा अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता है तो वह सेंगोल भेंट करता है। आज़ादी के बाद से हमारे देश में प्रजातंत्र है। राजतंत्र को लाने या प्रजातंत्र को खत्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को मंगा करके, उसकी पूजा करके, उसके सामने साष्टांग पढ़ के साबित कर दिया है कि सेंगोल के साथ उनकी कितनी सहानुभूति है, कितनी आस्था है। और सेंगोल के प्रति आस्था होने का मतलब कि राजतंत्र के प्रति आस्था है। नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि अब उनकी सत्ता बहुत समय तक नहीं रह पाएगी, इसलिए क्यों ना संविधान को खत्म कर दिया जाए, क्यों ना लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए और फिर से लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित किया जाए, राजशाही स्थापित किया जाए, राजे रजवाड़ों जैसा शासन स्थापित किया जाए और इस संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर दिया जाए। यह
सोच नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को भी आई थी, जब उन्होंने अपने कई सांसदों को उकसाया कि जा करके बयान दीजिए कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। और उन सांसदों ने, जिसमें बड़े बड़े सांसद हैं जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, रामायण के सीरियल में राम का किरदार निभाने वाला अरुण गोयल जो मेरठ से चुनाव लड़ रहा था, उसने भी कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, ऐसे तमाम नेताओं ने, लल्लू सिंह, ऐसे तमाम नेताओं ने इस बात को रिपीट किया कि हम संविधान खत्म कर देंगे, बशर्ते हमें 400 पार या 370 पार सीटें दीजिए। बहरहाल संविधान तो नहीं खत्म कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर आ गई इसी संविधान की वजह से। तो नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि संविधान को हटाने का परिणाम क्या हो सकता है, इसलिए वह, हमें लगता है कि अब आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न करके, सांप्रदायिक जुनून फैला करके, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके गृह युद्ध की ओर हमारे देश को झोंक रहे हैं। और जो कुछ संभल में, अजमेर में और तमाम जगहों पर चल रहा है, और जिस तरह से मुसलमानों के पूजा स्थलों को ढहाने का काम उनके नीचे मंदिर की तलाश, शिवलिंग की तलाश की जा रही है, पूरा भारत खोदा जा रहा है, भारत खोदो अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में गृह युद्ध छिड़ना स्वाभाविक है, और जब गृह युद्ध छिड़ेगा तब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही के जरिए इस देश को प्रजातंत्र से लोकतंत्र बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। और इसकी भनक पूरे देश को लग गई है, सभी विपक्षी पार्टियों को लग गई है, इंडिया गठबंधन को लग गया है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी पता चल गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली मंशा क्या है। तो राष्ट्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और संविधान के प्रति चेतना जगा रहे हैं, लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आरएसएस और आरएसएस के समर्थक भारतीय जनता पार्टी में जितने बड़े नेता हैं, इन लोगों ने भी प्लान तैयार कर लिया है कि संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ नरेंद्र मोदी अगर उतर जाते हैं, ऐसी मानसिकता बना करके, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके, मुसलमानों के अवशेषों, पूजा स्थलों को ढहा करके, उनकी नागरिकता खत्म करके, उन्हें देश निकाला करके अगर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो उसके पहले ही क्यों ना नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर हटा दिया जाए। इसी कारण आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने मिलकर के रोड मैप तैयार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने, इनकी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन उसके रोड प्लान में अभी यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हो सकता है नितिन गडकरी को बनाया जाए या कोई और संघ का नेता आकर के प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए संघ प्रमुख सक्रिय हो गए हैं और पर्दे के पीछे बड़े पैमाने पर तैयारियां भी चल रही हैं। और उन तैयारियों को अगर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से जोड़ करके देखा जाए तो हमें लगता है कि वाकई 2025 में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन या यूं कहें सियासी भूकंप आने वाला है, जिस भूकंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी नहीं बचेगी और उनका तानाशाही रवैया और उनका अहंकार जो 7वें आसमान पर चढ़ करके बोलता है, उसके भी दिन पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सत्ता से और भविष्यवाणियां भी हो रही है। एक बड़े ज्योतिषाचार्य ने कहा है
कि 29 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में होकर के विपक्ष में आ जाएंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बहरहाल हम किसी ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य के भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ देश में चल रहा है उसे हम आपके सामने प्रस्तुत जरूर कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन आज से नहीं लोकसभा चुनाव से प्रयास कर रहा है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, और जिस तरह से जिस रणनीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं संविधान बचाने के लिए, ओबीसी के हक अधिकार दिलाने के लिए, ओबीसी की जनगणना कराने के लिए, और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बदसलूकियां की है हमारे महापुरुषों के साथ, उन बदसलूकियों और अपमानों का बदला चुकाने के लिए भी कांग्रेस सक्रिय है। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी और ने नहीं, गृह मंत्री ने राज्यसभा में किया, और जो कुछ कहा वो सब आपको पता ही है। बहुत बहस हो चुकी है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अंबेडकर का अपमान इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी और बहुजन समाज के समस्त अंबेडकरवादी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अंबेडकर के अपमान से ओबीसी, एससी, एसटी का वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता था अब उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। दूसरा अपमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अभी हाल ही में किया गया पटना में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मुख्य भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसमें अल्लाह को क्यों ला दिया गया? हिंदू कट्टरपंथियों का यही कहना है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कट्टर हिंदू ने पटना में उस गायिका का बाइकाट नहीं किया, बल्कि गायिका को मंच से उठा करके झटक दिया, उससे माफ़ी मंगवाई गई और उसे तुरंत रवाना कर दिया गया वहाँ से। और अगर थोड़ी देर तक और होती तो उसकी जान को भी खतरा था। तो अब इस देश में ईश्वर के साथ अल्लाह का नाम लेना भी गुनाह हो गया है, और इसकी वजह से राष्ट्रपिता तक को अपमानित करने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि भगवा गैंग की ओर से शुरू हो गया है। संघ प्रमुख का अपमान, संघ प्रमुख तो भारतीय जनता पार्टी की पैतृक संस्था के प्रमुख हैं। माना जाता है कि आरएसएस की कोख से भारतीय जनता पार्टी जन्मी है, आरएसएस के परिवार में भारतीय जनता पार्टी भी आती है, लेकिन जब उन्हीं आरएसएस प्रमुख को बदनाम करने के लिए अपमानित किया जाए, उन्हें भद्दी गालियां दिया जाए, कट्टर हिंदू लोगों के द्वारा और साधु संत से लेकर के शंकराचार्य के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो हम समझते हैं कि यह भी गलत है। और जो अपमान अंबेडकर का किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का किया, हमें लगता है कि उसी तरह का अपमान संघ प्रमुख का भी किया गया है। चौथा अपमान किया इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह को राजघाट में स्थान नहीं दिया गया, जहां पर कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और तमाम प्रधानमंत्रियों की समाधि बनी हुई है। इन्हें निगम बोध घाट पर जलाया गया, और अब इनकी समाधि बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मनमोहन सिंह के रहते हुए उन्हें ट्रोल किया गया, उन्हें भला बुरा कहा गया, उनकी इज्जत आबरू को चौपट करने का प्रयास किया गया 2014 से लेकर के पूरे 2013-14 के दौरान, और झूठे झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उन्हें हराया गया, और बाद में हर भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी संलग्न नहीं पाई गई। मनमोहन सिंह की आत्मा कितना दुखी होगी, उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया। और अब मनमोहन सिंह
जो कि आर्थिक उदारीकरण करके भारत निर्माण के लिए नींव रखे थे, उन्हें भारत रत्न देने की मांग की जा रही है और इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो में जो कुछ बोला गया है इसे आगे बढ़ाने के लिए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।